जय हिंद साथियों। जो भी जवान भर्ती हो चुके हैं और अपने ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं या वो युवा साथी जो सेना में भर्ती होने का मन रखते हैं और उनके दिमाग में ये विचार आता है कि जब हम भर्ती होके अपने रेजिमेंट सेंटर में जाते हैं तो पहला दिन और पहला वीक आपकी लाइफ में कैसा होता है और क्या आप वहाँ आपके साथ में व्यवहार होता है या किस प्रकार की वहाँ की ड्रिल होती है। आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। आपने ये वीडियो बहुत जगह देखी होगी लेकिन इस वीडियो का ऐसा क्लैरिफिकेशन आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब आपको मैं वन बाय वन करके समझाता हूँ कि जब आप भर्ती होके अपने रेजिमेंट सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है। जैसे ही आप अपने सेंटर में भर्ती होकर जाते हैं सबसे पहले आपके साथ में अगर आप एआरओ से हैं तो आपके साथ में आपके डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके रेजिमेंटल सेंटर में पहले वो जमा होते हैं और उसके बाद में फिर क्या होता है कि आपको अपनी लाइन बैरिक या आपको बांट दिया जाता है ग्रुपों में। मान लिया जाए कि सेंटर में 800 की वैकेंसी 800 रिक्रूट आए नए भर्ती होके। जरूरी नहीं कि आप हिमाचल से आए हैं, कोई हिमाचल से भर्ती होगी, कोई अरुणाचल से होगा, कोई बिहार से होगा। अब आपको एक रेजिमेंट सेंटर मिलता है तो नफरी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि कंपनी वाइज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में फिर आपकी ऐसी ब्रीफिंग होती है। करता हूं आपके रहने के लिए आपके दाहिने और मेरे बाएं नजदीक बिल्डिंग में बंदोबस्त किया गया है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है आप अपने बेसिक उस्ताद को बताएं, वो आपको एमआई रूम में ले जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मान लिया जाए अभी तक आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में थे, अब आप एक रेजिमेंट सेंटर में आ गए हो और यहाँ पे सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक आपके माता पिता की थी, अब आर्मी की हो जाती है। तो ब्रीफिंग में सुबेदार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, तो आप लोगों के लिए एमआई रूम होता है, आर्मी का एमआई रूम होता है, जहाँ पर आपको फर्स्ट एड या कोई भी अगर आपकी दुख तकलीफ या कोई भी बीमारी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इस दौरान अगर आपने अपने घर में कोई बातचीत करनी हो, मेरे पीछे और आपके सामने बिल्डिंग के दाहिने किनारे पर एसटीडी बूथ लगाया गया है। आप समय समय पर जाकर वहां पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ब्रीफिंग में बोला जाता है कि अभी तक आप घर में आप अपना पर्सनल मोबाइल यूज़ करते थे लेकिन आर्मी में एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से आप लोगों को बहुत कम इस चीज़ की छूट दी जाती है कि मल्टीमीडिया मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए ब्रीफिंग की जा रही है कि ये बिल्डिंग के दाहिने किनारे पर यहाँ पर आपके लिए एसटीडी बूथ है जिसके द्वारा कि आप अपने घर वालों से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मैं सकुशल जगह पे हूँ और मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। अभी अगले 9 महीने तक आप जहां ट्रेनिंग लेंगे, इस दौरान आपको अपने घर वालों के साथ मिलने के लिए एतवार के दिन गेस्ट मिलन दिन रखा गया है और बीएमटी खत्म होने के बाद आपको 28 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उस छुट्टी के दौरान आप अपने घर वालों से हूबहू मिल सकते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद आपको ईएमटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पासिंग आउट परेड होगी। पासिंग आउट परेड होने के बाद आप जैकलाइक रेजिमेंट की जुंटों के अटूट अंग बन जाएंगे। अभी आप सिविल माहौल से आए हैं, फौजी माहौल में डालने के लिए आपका हेयर कट कराया जाएगा। अगले दिन आपको किट इशू किया जाएगा। हेयर कट के लिए हौलदार पवन इन्हें बार्बर शॉप में ले जाएं। अब देखिए यहाँ पर आपको हेयर कट के लिए ले जाया जा रहा है बार्बर शॉप, जो रेजिमेंट सेंटर का बार्बर शॉप होता है, प्लस पूरी कंपनी वाइज भी आपके बार्बर शॉप होती है। रिक्रूट्स को पता था कि अब उनकी जिंदगी में कई तब्दीलियां आने वाली हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फौजी तरीके में बाल कटवाना पहला कदम था। छोटे छोटे बालों को
कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है और इंसान दिखने में चुस्त और स्मार्ट लगने लगता है। हेयर कट कराने के बाद में फिर आपको आपका किट इशू किया जाएगा। किट से मतलब है कि आपके इक्विपमेंट, आपने देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने एक ब्लड प्रूफ जैकेट तो आपने देखी होगी, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में आगे आपके मैगजीन पोच होता है, पीछे आपका इक्विपमेंट और रखने वाला वो होता है, इसको हम हैवर शेक बोलते हैं। उसी प्रकार आपकी कैप, आपकी टेक्टिकल ड्रेस अलग से और ड्रिल की ड्रेस अलग से और आपको पीटी की ड्रेस अलग से, साथ ही आपको जो सोने के लिए जो आपके इस्तेमाल में आने वाले जो आपके ब्लैंकेट्स है वो भी आप लोगों को इशू किए जाते हैं और बहुत सारे आइटम मिलते हैं। उसकी एक दिन डिटेल से वीडियो बनाएंगे। पहला कदम तय करने के बाद इनका अगला पड़ाव है बटालियन स्टोर। यहाँ रिक्रूट्स को अलग अलग किस्म की फौजी वर्दियां बांटी जाती हैं। वही फौजी वर्दियां जिनको अब तक ये हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पर आज उन्हें पहनने का मौका और हक इनको मिला है। अपने अफसरों से वर्दियां हासिल करना इनकी जिंदगी का पहला तमगा है जो इन्हें मिलता है। खाकी शर्ट, खाकी ट्राउजर, कॉम्बैट जैकेट, कॉम्बैट ट्राउजर, फुल स्लीव्स वुलन वेस्ट, हाफ स्लीव्स कॉटन वेस्ट, वुलन अंडर पैंट, कैप एफएस, बैरेट कलर्ड, डीएमएस बूट, ब्राउन कैनवस शूज, यूनिवर्सल किट बैग, वुलन सॉक्स, खाकी हैंड टॉवेल, दरीज, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, एनेमेल्ड एल्युमिनियम मग, वेस्ट बेल्ट, वार्म अंगोला शर्ट, वार्म ट्राउजर्स, कॉम्बैट कोट, वाटर बॉटल, टिंटेस MK3। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पहनावा हासिल करने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पहनावे को कब पहना जाए और किस तरह से पहना जाए। सभी ने रिक्रूट ध्यान दे, जो आपको बटालियन स्टोर से ड्रेस इश्यू हुआ है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके पहनना है, उस्ताद आपको उसका नमूना देंगे। खाकी वर्दी किस समय पहनी जाए? ड्रिल के समय, पढ़ाई लिखाई की क्लासेस के समय, हथियार की ट्रेनिंग के समय, फायरिंग के समय या अन्य फौजी ट्रेनिंग के समय। कॉम्बैट ड्रेस, कैंप ट्रेनिंग के दौरान। मुफ्ती ड्रेस, बड़ा खाना के वक्त, MMG ब्लॉक में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी जश्न के मौके पर। पीटी ड्रेस, पीटी और खेलों के दौरान। सोने के वक्त पहनी जाने वाली वर्दी। और आपने देखा होगा कि डीएमएस बूट से आप ड्रिल करते हैं और कैनवस शूज जो होता है उससे आप पीटी में जब आप दौड़ते हैं खाली हाथ तो पीटी में यूज़ आते हैं। साथ ही डीएमएस में अगर आप एंकलेट बांधते हैं फिर आपकी वो टेक्टिकल हालत आ जाती है। जब आप बीपीटी दौड़ेंगे या इंडोरेंस होगा तो उस दौरान पे एंकलेट यूज़ करते हैं। और एंकलेट इसलिए भी बांधते हैं, एक तो टेक्टिकल ड्रेस, साथ ही ऐसा माना जाता है कि अगर सांप के काटने से रख रखाव के लिए भी होता है, क्योंकि सांप जो डंक मारता है इसलिए फौज में हाई एंकल जूते या एंकलेट बांधे जाते हैं ताकि एक आपकी एडिशनल सेफ्टी हो। सबसे पहले कैप को किस प्रकार से तैयार करना है, उस्ताद आपको उसका नमूना देगा। आप अच्छी तरह उसे देखें और समझें। उस्ताद आशिक हुसैन। वर्दी को पहनने का सलीका आना निहायत जरूरी है। पहली नजर में किसी फौजी को किसी आम आदमी से जो चीज अलग करती है वो है पहनावे का सलीका। ये रिक्रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई सजीली और रोबेली टोपी से, यानी बैरेट से। सबसे पहले बैरेट के अंदर रुई वाले हिस्से को बाहर निकालें और बैरेट के ऊपरी भाग को पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसे निचोड़ें और झाड़कर उसका पानी निकाल दें। कुछ पानी अंदर ले जाता है जिसको हम साइड में लेके इसको हल्का सा छंडना है। 2
3 4। अब रुई वाले हिस्से को फिर से अंदर डाल दें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके टोपी को ऐसे घुमाएं कि वो पहले जैसी सूरत में आ जाए। अब बारी है इसको सिर पर बैठाने की, पर उससे पहले ध्यान रहे कि बैच के अंदर की तरफ की इस लिट को बाईं आंख की सीध में रखते हुए पहनना है। अब बैरेट के बॉर्डर में पिरोई हुई डोरी को अपने साइज के हिसाब से कस लें। अब बैरेट वापस उतारकर किसी पतली और नोकीली चीज से बची हुई डोरी को अंदर की तरफ धकेल दें। अब बैरेट को फिर से सिर पर लगाएं। अब बारी है इसको अपने सिर पर सेट करने की। टोपी को पहनने के बाद में अभी यहाँ पर आपकी टोपी सेट नहीं है। अभी किस प्रकार उसको सेट करना है अपने दोनों हाथों से। अपना एक हाथ बॉर्डर पर इस तरह से टिकाएं और दूसरे हाथ से जोर से दबाते हुए दूसरी तरफ मोड़ें। अब बारी है बैज लगाने की। सबसे पहले 1.5 इंच की चौड़ाई वाली चिंदी को सही जगह पर रखकर निशान लगाना है। चिंदी को इस प्रकार से बैरेट पर खड़ा करें। अब चिंदी के बीच का हिस्सा आपकी आंख के सेंटर में होना चाहिए। यहां पर निशान लगाकर बैरेट को उतार लीजिए। उतारने के बाद हमें चिंदी की सिलाई लगाए गए निशान पर रखकर करवानी है। अब अपना रेजिमेंटल बैज चिंदी के ऊपर इस प्रकार रखें कि वो चिंदी के खड़े कोनों के बीचों बीच आ जाए। ये चिंदी का कॉर्नर और ये 2 राइफल के बीच में जो क्रॉस बन रहा है इसका सेंटर और ऊपर वाला चिंदी का ऊपर वाला कॉर्नर, इन चारों को आपस में मिलाते हुए बैज को सेट करना है। अब बैज को नीचे की तरफ दबाएं ताकि चिंदी में 2 निशान हो जाएं। अब इन निशानों में किसी नोकीली चीज से सुराख करें। अब उन सुराखों में बैज को बिठा दें। अब इसे पलटकर अंदर की तरफ से ये पिन इस प्रकार से लगा दें। इससे बैज अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और कभी गिरेगा नहीं। पिन लगाने के बाद ये लिड ऊपर रखकर इसकी सिलाई कर दें। अब बैज का पिन सिर पर नहीं चुभेगा। अब हो गई बैरेट तैयार। शोल्डर बैज को सरकाकर एकदम नीचे की तरफ लगाएं, जिससे वो ढीला ना रहे। नेम बैज दाहिनी जेब की ऊपर वाली सिलाई के साथ एकदम सीधा करके लगाएं। बेल्ट को सेट करने से पहले दाहिने हाथ में मुड़ा हुआ कुंडा और बाएं हाथ में सुराख वाला कुंडा पकड़ें। बेल्ट लगाने से पहले ध्यान में रखें कि कमीज की ये लाइन और जिप की लाइन एकदम सीध में हो और बेल्ट का बकल ठीक उनके बीचों बीच में हो। बैक साइड के ये 2 कुंडे पिछले वाले लूप से बराबर दूरी पर रहें। आगे से बकल बंद करने के बाद इस प्रकार कमीज की सिलवटें निकाल लें, आगे और पीछे दोनों तरफ से। ड्रेस पहनने के बाद कमीज के ऊपरी 3 बटन दिखने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। पैंट पहनने के बाद जूते के केवल 2 फीते ही दिखने चाहिए। पगड़ी पहनते समय ख्याल रखें कि पगड़ी के दोनों तरफ 6 सिलवटें बने। पगड़ी के बीच में दिखने वाली लाल पट्टी की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए।
कॉम्बैट ड्रेस में आगे की तरफ लगा पाउच इस्तेमाल होगा एम्युनिशन रखने के लिए, जिससे फौजी के हाथ खाली रहें। पीछे लगे बैग में होगा एम्युनिशन के साथ गुजारे लायक जरूरी सामान। मुफ्ती ड्रेस, नाइट ड्रेस और पीटी ड्रेस को पहनते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरी हों और सलीके से पहनी गई हों। पहनना सीख लेने के बाद अब जरूरी है अपनी वर्दी और सामान को सही तरह से रखना। सबसे पहले हर रिक्रूट को अपना खास आर्मी नंबर लिखकर अपने हर सामान में लगा देना है। अपने लॉकर्स पर बने शेल्फ पर रोजमर्रा का सामान रखना है और हैंगर्स का इस्तेमाल अपनी वर्दी टांगने के लिए करना है। शाम होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर अपने कपड़े और जूते दुरुस्त करें और आने वाले कल की तैयारी करें। ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जब आप एक सिविल से आर्मी के माहौल में आते हो तो आपकी जो आर्मी की किट होती है उसका भी एक साइजिंग होता है कि जब आप लेआउट करते हो तो किस शेप में लेआउट होना चाहिए, कौन सा भाग आगे रहना चाहिए। जब आप बैरेट पहनते हो, कैप अलग। अब यहाँ पर आप बैरेट और कैप में फ़र्क समझोगे। कैप यानी कि पी कैप वो चीज़ अलग होगी, वो हम टेक्निकल ड्रेस में यूज़ करते हैं, फायरिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं या बीपीटी के टाइम पे यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद बैरेट का बनाना पड़ता है शेप, और बैरेट हम बड़ी बड़ी आर्मी की ड्रिल्स या आपने देखा होगा कभी भी कोई खास वीआईपी मूवमेंट होती है या आपके कहीं पे भी मेन वीआईपी जगह पे आप जाते हो या आप नॉर्मली जब आपकी क्लास चलती है तब आपने देखा होगा कि लोग सर्मोलियम ड्रेस में आप बैरेट पहनते हैं, तो बैरेट का एक शेप बनाना पड़ता है। पहला कदम तय करने के बाद इनका अगला पड़ाव है बटालियन स्टोर। यहां रिक्रूट्स को अलग अलग किस्म की फौजी वर्दियां बांटी जाती हैं। वही फौजी वर्दियां जिनको अब तक ये हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पर आज उन्हें पहनने का मौका और हक इनको मिला है। अपने अफसरों से वर्दियां हासिल करना इनकी जिंदगी का पहला तमगा है जो इन्हें मिलता है। खाकी शर्ट, खाकी ट्राउजर, कॉम्बैट जैकेट, कॉम्बैट ट्राउजर, फुल स्लीव्स वुलन वेस्ट, हाफ स्लीव्स कॉटन वेस्ट, वुलन अंडर पैंट, कैप एफएस, बैरेट कलर्ड, डीएमएस बूट, ब्राउन कैनवस शूज, यूनिवर्सल किट बैग, वुलन सॉक्स, खाकी हैंड टॉवेल, दरीज, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, एनेमल्ड एल्युमिनियम मग, वेस्ट बेल्ट, वार्म अंगोला शर्ट, वार्म ट्राउजर्स, कॉम्बैट कोट, वाटर बॉटल, टिंटेस MK3। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पहनावा हासिल करने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पहनावे को कब पहना जाए और किस तरह से पहना जाए। सभी ने रिक्रूट ध्यान दे, जो आपको बटालियन स्टोर से ड्रेस इश्यू हुआ है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके पहनना है, उस्ताद आपको उसका नमूना देंगे। खाकी वर्दी किस समय पहनी जाए? ड्रिल के समय, पढ़ाई लिखाई की क्लासेस के समय, हथियार की ट्रेनिंग के समय, फायरिंग के समय या अन्य फौजी ट्रेनिंग के समय। कॉम्बैट ड्रेस, कैंप ट्रेनिंग के दौरान। मुफ्ती ड्रेस, बड़ा खाना के वक्त, MMG ब्लॉक में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी जश्न के मौके पर।
पीटी ड्रेस, पीटी और खेलों के दौरान, सोने के वक्त पहनी जाने वाली वर्दी, सबसे पहले कैप को किस प्रकार से तैयार करना है, उस्ताद आपको उसका नमूना देगा। आप अच्छी तरह उसे देखें और समझें। उस्ताद आशिक हुसैन। वर्दी को पहनने का सलीका आना निहायत जरूरी है। पहली नजर में किसी फौजी को किसी आम आदमी से जो चीज अलग करती है वो है पहनावे का सलीका। ये रिक्रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई सजीली और रोबेली टोपी से, यानी बैरेट से। सबसे पहले बैरेट के अंदर रुई वाले हिस्से को बाहर निकालें और बैरेट के ऊपरी भाग को पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसे निचोड़ें और झाड़कर उसका पानी निकाल दें। कुछ पानी अंदर ले जाता है जिसको हम साइड में लेके इसको हल्का सा छंडना है। 2 3 4। अब रुई वाले हिस्से को फिर से अंदर डाल दें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके टोपी को ऐसे घुमाएं कि वो पहले जैसी सूरत में आ जाए। अब बारी है इसको सिर पर बैठाने की, पर उससे पहले ध्यान रहे कि बैच के अंदर की तरफ की इस लिट को बाईं आंख की सीध में रखते हुए पहनना है। अब बैरेट के बॉर्डर में पिरोई हुई डोरी को अपने साइज के हिसाब से कस लें। अब बैरेट वापस उतारकर किसी पतली और नोकीली चीज से बची हुई डोरी को अंदर की तरफ धकेल दें। अब बैरेट को फिर से सिर पर लगाएं। अब बारी है इसको अपने सिर पर सेट करने की। टोपी को पहनने के बाद में अभी यहाँ पर आपकी टोपी सेट नहीं है। अभी किस प्रकार उसको सेट करना है अपने दोनों हाथों से। अपना एक हाथ बॉर्डर पर इस तरह से टिकाएं और दूसरे हाथ से जोर से दबाते हुए दूसरी तरफ मोड़ें। अब बारी है बैज लगाने की। सबसे पहले 1.5 इंच की चौड़ाई वाली चिंदी को सही जगह पर रखकर निशान लगाना है। चिंदी को इस प्रकार से बैरेट पर खड़ा करें। अब चिंदी के बीच का हिस्सा आपकी आंख के सेंटर में होना चाहिए। यहां पर निशान लगाकर बैरेट को उतार लीजिए। उतारने के बाद हमें चिंदी की सिलाई लगाए गए निशान पर रखकर करवानी है। अब अपना रेजिमेंटल बैज चिंदी के ऊपर इस प्रकार रखें कि वो चिंदी के खड़े कोनों के बीचों बीच आ जाए। ये चिंदी का कार्नर और ये 2 राइफल के बीच में जो क्रॉस बन रहा है इसका सेंटर और ऊपर वाला चिंदी का ऊपर वाला कार्नर, इन चारों को आपस में मिलाते हुए बैज को सेट करना है। अब बैज को नीचे की तरफ दबाएं ताकि चिंदी में 2 निशान हो जाएं। अब इन निशानों में किसी नोकीली चीज से सुराख करें। अब उन सुराखों में बैज को बिठा दें। अब इसे पलटकर अंदर की तरफ से ये पिन इस प्रकार से लगा दें। इससे बैज अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और कभी गिरेगा नहीं। पिन लगाने के बाद ये लिड ऊपर रखकर इसकी सिलाई कर दें। अब बैज का पिन सिर पर नहीं चुभेगा। अब हो गई बैरेट तैयार। शोल्डर बैज को सरकाकर एकदम नीचे की तरफ लगाएं, जिससे वो ढीला ना रहे। नेम बैज दाहिनी जेब की ऊपर वाली सिलाई के साथ
एकदम सीधा करके लगाएं। बेल्ट को सेट करने से पहले दाहिने हाथ में मुड़ा हुआ कुंडा और बाएं हाथ में सुराख वाला कुंडा पकड़ें। बेल्ट लगाने से पहले ध्यान में रखें कि कमीज की ये लाइन और जिप की लाइन एकदम सीध में हो और बेल्ट का बकल ठीक उनके बीचों बीच में हो। बैक साइड के ये दो कुंडे पिछले वाले लूप से बराबर दूरी पर रहें। आगे से बकल बंद करने के बाद इस प्रकार कमीज की सिलवटें निकाल लें, आगे और पीछे दोनों तरफ से। ड्रेस पहनने के बाद कमीज के ऊपरी 3 बटन दिखने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। पैंट पहनने के बाद जूते के केवल 2 फीते ही दिखने चाहिए। पगड़ी पहनते समय ख्याल रखें कि पगड़ी के दोनों तरफ 6 सिलवटें बने। पगड़ी के बीच में दिखने वाली लाल पट्टी की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। कॉम्बैट ड्रेस में आगे की तरफ लगा पाउच इस्तेमाल होगा एम्युनिशन रखने के लिए, जिससे फौजी के हाथ खाली रहें। पीछे लगे बैग में होगा एम्युनिशन के साथ गुजारे लायक जरूरी सामान। मुफ्ती ड्रेस, नाइट ड्रेस और पीटी ड्रेस को पहनते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरी हों और सलीके से पहनी गई हों। पहनना सीख लेने के बाद अब जरूरी है अपनी वर्दी और सामान को सही तरह से रखना। सबसे पहले हर रिक्रूट को अपना खास आर्मी नंबर लिखकर अपने हर सामान में लगा देना है। अपने लॉकर्स पर बने शेल्फ पर रोजमर्रा का सामान रखना है और हैंगर्स का इस्तेमाल अपनी वर्दी टांगने के लिए करना है। शाम होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर अपने कपड़े और जूते दुरुस्त करें और आने वाले कल की तैयारी करें। ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने बता दिया है कि किस प्रकार आप जब जाते हैं तो आपके साथ में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, उसके बाद में आपका हेयर कट, फिर आपके जो ड्रेस इशू होती है बटालियन स्टोर से वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसके बाद शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। तो जल्द एक वीडियो ट्रेनिंग को लेके भी आएंगे कि आपकी ट्रेनिंग शुरू के पहले से 6 हफ्ते तक क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, कब आपको वेपन मिलता है, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट्स जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।